नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम आमिर है और अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसरो सीरीज को। इसरो सीरीज के अंतर्गत आने वाले जितने भी मिशन हैं, उन सभी को आज हम यहाँ पर अब हम इनको पढ़ाएंगे, क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स में स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसीलिए हम ये सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सभी में आप अच्छे मार्क्स ला सकें, खासकर स्पेस और टेक्नोलॉजी से। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसरो के बारे में। और हमारा जो आज का सबसे महत्वपूर्ण काम है वो यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे भारतीय जो रॉकेट हैं, इनके नाम कैसे रखे गए। आखिर इन्हें पीएसएलवी और जीएसएलवी क्यों कहा जाता है? क्या सही मायने में इनके पीछे कोई कहानी है या ऐसे ही नाम रख दिए गए? ये सारी चीजें आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसरो के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसरो का नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पहले नाम इसरो नहीं था, बाद में नाम इसरो किया गया। इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। अगर हम बात करें तो 1962 के अंदर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में एक एक संस्था को स्थापित किया गया, जिनका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको इनकोस्पार के नाम से जाना जाता है। बाद में इसका परिवर्तन 1969 में किया गया और नाम रखा गया इसरो। और यहां से शुरुआत हुई इसरो की, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसरो का गठन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। बाद में एक डिपार्टमेंट बनाया गया 1972 में, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का नाम दिया गया। तो डीओएस या स्पेस कमीशन का नाम दिया गया और इसरो को इस कमीशन के अंतर्गत लाया गया। तो 1972 में डीओएस और स्पेस कम्युनिकेशन बनाए गए, जो कि इसरो को डीओएस के अधीन लाया गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पुनः, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं, जिनको इंडियन फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई है। क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई की मदद से ही, उनके नेतृत्व में ही आज इसरो इतना बड़ा बना है। यही थे जिन्होंने सबसे पहले इसरो की नींव रखी थी। ठीक, तो नींव करता यही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसरो के उद्देश्य हैं कि भारत की राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतरिक्ष तकनीक विकास और उसका उपयोग करना। इनका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। इस तरह से इसरो के बारे में बात हो सकती है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि वीएसएससी, जिसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। ये तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। ये लॉन्च व्हीकल और रॉकेट का विकास और निर्माण करता है। ठीक है। यहीं से पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएलवी जैसे जितने भी प्रक्षेपण यान है, रॉकेट हैं, उनको यहीं पर बनाया गया था। इसके बाद आता है यूआरएससी, जिसको यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये बेंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थित है। ये उपग्रहों यानी सैटेलाइट का निर्माण करता है। जितने भी प्रकार के सैटेलाइट के डिजाइन किए जाते हैं दोस्तों, वो यही किए जाते हैं। उसके बाद आता है एस डी एस सी एस एच ए आर, इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा जाता है। और ये श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां पर जितने भी रॉकेट हैं वो लॉन्च की जाती है। इसको लॉन्चिंग पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो लॉन्चिंग या स्पेस पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण स्थल यानी स्पेस पार्ट है, जहां से स्पेस पोर्ट किया जाता है। उसके बाद आता है एलपीएससी। एलपीएससी है लिक्विड प्रपलेशन सिस्टम सेंटर। ये तरल प्रदोदक प्रणाली केंद्र है। ये वलियमाला और बेंगलुरु में स्थित है। यहां पर लिक्विड और क्रायोजेनिक प्रपोल्सन सिस्टम का विकास किया जाता है, जो कि रॉकेट में लगाए जाते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन और लिक्विड इंजन यहां पर विकसित किए जाते हैं, जिनका उपयोग रॉकेट में किया जाता है। उसके बाद आता है आईपीआरसी। आईपीआरसी इसरो का प्रपोल्शन कॉम्प्लेक्स है। ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर सभी प्रकार के प्रपल्सन सिस्टम का परीक्षण किया जाता है। रॉकेट और इंजन के परीक्षण की सुविधा होती है। इसके बाद आता है एसएसी सैक, जिनको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहा जाता है। ये गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा सेंसर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर की जाती है। ये सैटेलाइट पलट संचार उपकरण और अनुप्रयोग को विकसित करता है दोस्तों।
इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एनआरएससी है, जिसको नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये रिमोट सेंसिंग डेटा को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करना जो है वो करता है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है। उसके बाद आता है आईएसटीआरएसी। इसको इसरो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। ये बेंगलुरु में स्थित है। ये ट्रैकिंग टेलीमेट्री कमांड करना इसका उद्देश्य है। और अगर हम बात करें तो ये उपग्रह और प्रक्षेपण यानों की निगरानी करता है और सभी प्रकार के डेटाओं को इकट्ठा करने का काम करता है। इस प्रकार इसरो के कुछ प्रमुख केंद्र यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक नक्शा के द्वारा आपको यहां पर दिखाया गया है कि अहमदाबाद, एनआरसी, एलपीसी, एसडीआर, आईपीआरसी, स्ट्रैक और वीसीसी। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बनाई गई है और वो है विक्रम ने सैटेलाइट बनाकर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। लिक्विड इंजन ने प्रपोर्शन टेस्ट कर अहमदाबाद में सेंसर बनाया और हैदराबाद से डेटा लिया और बेंगलुरु से कमांड दिया। इस प्रकार से इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी सेंटर्स को याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसरो के अभी के अध्यक्ष जो मौजूद हैं। उनका नाम है यहां पर डॉक्टर वी नारायण। ये अध्यक्ष है इसरो के और सचिव हैं पूरे अंतरिक्ष विभाग के, जो भारत अंतरिक्ष विभाग के बारे में बात की जा सकती है। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने 13 जनवरी 2025 से पदभार ग्रहण किया है। अगर हम बात करें तो भारत की नए अंतरिक्ष उड़ान और नए लक्ष्य की उपलब्धि जो है वो इन्हीं के जो है वो कंधों पर है इस वक्त। और इनके द्वारा कुछ ये मिशंस हैं जो अभी जो है चल रहे हैं, या जिन पे चीजें चल रही हैं वो है, सबसे पहला गगनयान मिशन है। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जो कि मानव रहित टेस्ट में 2026 की चौथी तिमाही क्रूड मिशन का लक्ष्य 2027 है। इसके बाद चंद्रयान 4 पर काम चल रहा है। लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को एकत्रित करके धरती पर वापस लाना है। इसके लक्ष्य भी 2027 है। इसके बाद है निसार मिशन, जो कि नासा इसरो का एक संयुक्त मिशन है, जिसमें ड्यूल रडार सैटेलाइट हर मौसम की जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाएगा और निगरानी करेगा। इसका कार्य भी प्रगति पर है। इसके अलावा एक शुक्रयान मिशन यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में भी डॉक्टर वी नारायण ने बताया है और उन्होंने कहा है कि शुक्र ग्रह के वातावरण भूविज्ञान सतह के अध्ययन करने के लिए भी एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जो कि जिसका लक्ष्य लगभग मार्च 2028 रखा गया है। इसके बाद में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जो स्पेशल चीजें हैं वो अभी काम कर रही हैं, चल रही हैं, जिसमें भारत अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएगा, जिसका मॉड्यूल BAS-01 2028 तक लॉन्च हो जाएगा और 2035 तक ये पूर्ण रूप से संचालित होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी जो है वो लॉन्च होने वाला है, जो कि भारी मिशनों की लागतों को कम करेगा। ये भी प्रगति पर है। तो ये कुछ मिशन हैं जो कि इसरो के द्वारा आगे के तौर पर देखे जा रहे हैं। इन मिशनों के बारे में, इन सभी मिशंस के बारे में एक एक करके जानकारी मैं आपको अगली वीडियोस में देता रहूंगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो हम बात कर रहे थे PSLV के बारे में, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कहा जाता है। यहां पर अगर हम याद करें तो पोलर यानी ध्रुवीय, सैटेलाइट यानी उपग्रह, लॉन्च यानी प्रक्षेपण और व्हीकल यानी यान है। तो ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कहलाता है। अब आखिर इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि इसका नाम पोलर सैटेलाइट इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका प्रमुख उपयोग उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा यानी पोलर ऑर्बिट पर विशेष रूप से सन सिक्वेंस यानी SSO में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो ये पोलर ऑर्बिट तक उपग्रह ले जाता है, इसीलिए इसका नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रखा गया है। ठीक है, तो हमने PSLV नाम ऐसे ही नहीं रख दिया है। हर एक रॉकेट जिस स्टेज तक पहुंचता है उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो ये पोलर स्टेज तक पहुंचता है तो इसलिए इसका नाम PSLV है। ठीक है, इसकी मुख्य बातें हैं कि इसको इसरो ने विकसित किया है। PSLV को वर्कहॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपग्रह ढोने का काम PSLV द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग पृथ्वी के अवलोकन, रिमोट सेंसिंग, वैज्ञानिक और विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च करने में किया जाता है। PSLV ने भारत के साथ साथ विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष तक पहुंचाया है। ये सभी बातें हम अपने आने वाले सेशन में करेंगे। अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर ये सारी चीजें समझा रहा हूं। सामान्यतः 4 चरण इसके होते हैं। इसमें ठोस द्रव ईंधन आधारित चरणों का संयोजन किया जाता है। भारत के सैकड़ों उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का काम PSLV द्वारा किया गया। दुनिया के कई देशों के उपग्रह भी इसी के द्वारा रोशन किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। ये विश्वसनीय है, कम लागत है और बार बार सफलता की एक मिसाल है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो PSLV की पहली जो उड़ान है वो 1994 में इसरो के द्वारा की गई थी।
अगर हम बात करें पीएसएलवी के स्टेज के बारे में, यानी इसके कितने चरण हैं, तो सबसे पहला चरण है जिसको ठोस ईंधन यानी सबसे शक्तिशाली ठोस रॉकेट बूस्टर कहा जाता है। दूसरे चरण में हमें यहाँ पर लिक्विड ईंधन या विकास ईंधन का प्रयोग यहाँ किया जाता है। तीसरे चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है और चौथे में मोनोप्रोपेलेंट होता है और इसमें एमएमएच और N2O4 का इंजन लगाया जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक तरीके से एक थ्रस्ट जनरेट करता है और इस रॉकेट को उड़ाकर ऊपर ले जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जीएसएलवी के बारे में, तो ये जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसको भू समकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान कहा जाता है, क्योंकि ये भारी उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाने का काम करता है और इसके बाद उपग्रह स्वयं अपनी कक्षा में बढ़कर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाता है। ये भी इसरो ने विकसित किया है। जीएसएलवी पीएसएलवी की तुलना में भारी उपग्रहों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हल्के उपग्रहों के लिए प्रयोग किया जाने वाला पीएसएलवी और भारी उपग्रहों को ले जाने वाला कौन है? जीएसएलवी है, ठीक है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये संचार उपग्रहों को स्थापित करता है, भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है, स्वदेशी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है और भारत के वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट लगे होते हैं। जीएसएलवी की पहली विकासात्मक उड़ान 2001 में की गई थी। यहां भी इंजन के कुछ चरण हैं। सबसे पहला ठोस ईंधन प्रयोग किया जाता है, जो कि 2 या 4 बूस्टर के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो कि विकास ईंधन है और तीसरा जो है वो क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। अब दोस्तों हमने 2 इंजन यहां पर सबसे ज्यादा देखे, एक तो विकास इंजन देखा और एक क्रायोजेनिक इंजन देखा। क्यों ना हम बात करते हैं कि विकास इंजन और क्रायोजेनिक इंजन के बीच में क्या अंतर होता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन का बना होता है और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन होती है। ये सबसे कम ताप पर द्रव है। बहुत कम तापमान की इसको आवश्यकता होती है। थोड़ा जटिल होता है लेकिन बहुत अधिक स्पेसिफिक इंपल्स क्रिएट करता है। ऊपरी चरण और भारी उपग्रहों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके कुछ उदाहरण सीई 7.5 और सीई 20 है। ये इसरो की क्रायोजेनिक तकनीक है। वहीं अगर हम बात करें विकास इंजन के बारे में, तो इसमें यूडीएमएच और N2O4 का प्रयोग किया जाता है। N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है और ये सामान्य ताप पर संग्रहित किया जा सकता है। ये क्रायोजेनिक ताप की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत सरल इंजन होता है और क्रायोजेनिक से कम दक्षता वाला होता है। ये पीएसएलवी और जीएसएलवी के विभिन्न चरणों में काम में आ सकता है। इसका उदाहरण है भाई, इसको विकास इंजन ही कहते हैं और इसरो द्वारा फ्रांसीसी विकिंग तकनीक के आधार पर इसे विकसित किया गया था। अगर आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि विकास जो इंजन है वो विश्वसनीय, सरल और सिद्ध तकनीक पर आधारित है। वहीं क्रायोजेनिक अत्यंत कम ताप पर कार्य करने वाला उच्च दक्षता वाला इंजन है। इस प्रकार से क्रायोजेनिक और विकास के बीच में भी आपके एग्जाम में अंतर पूछा जा सकता है। जब हम एक एक कर उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके रॉकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इनको और थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये पूरा एक सिस्टम है जो कि रॉकेट को ऊपर ले जाने का काम करता है और उपग्रहों को आसानी से उनकी स्टेज तक पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों इसरो सीरीज का पहला एपिसोड कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसरो सीरीज के और बात करेंगे इसके आगे एक एक मिशन के बारे में और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले रॉकेट के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन से रॉकेट को बाहुबली कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।